Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss incorporation of LLP. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने LLP का बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया है और अब हम इसके आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP पढ़ने से पहले हम LLP और पार्टनरशिप के बीच का जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं ताकि हम इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज ना हो. तो पहले हम LLP देखते हैं कि LLP में क्या एक्ट्स होते हैं और फिर पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट फॉलो होता है, और ऐसे ही कुछ बेसिस पर हमने LLP और पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट किया है. तो अब यहाँ पे एक्ट्स के बेसिस पे LLP एक्ट 2008 फॉलो होता है LLP में, लेकिन पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है. इसीलिए LLP और पार्टनरशिप दोनों में ही डिफरेंट एक्ट जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं वो LLP पर भी एप्लीकेबल होंगे क्योंकि इसका एक अपना सेपरेट एक्ट है. नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पर. तो अब LLP में नो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब LLP फॉर्म के अंदर कितने भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, बस मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना कंपलसरी है. सेम ऐसे ही पार्टनरशिप में भी 2 मिनिमम मेंबर्स का होना कंपलसरी है, लेकिन वहाँ पर मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है कि वहाँ पर 50 से ज़्यादा पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकते. लेकिन ऐसा LLP में नहीं है. LLP की मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स है ही नहीं. नेक्स्ट डिफरेंस है सेपरेट लीगल एंटिटी. अब LLP जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स. अब ये हमने देखा था कि ये कंपनी के भी जो फीचर्स होते हैं वो भी यहाँ पर LLP कंटेन करता है. जैसे हमने देखा था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स, वैसे ही यहाँ पर जो LLP फॉर्म है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. तो अब यहाँ पे इसका मतलब है कि डेथ ऑफ पार्टनर्स वुड नॉट डिसॉल्व द LLP. इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि LLP जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए उसके मेंबर्स यानी कि उसके पार्टनर्स जो हैं अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर LLP फॉर्म जो है उसी को डिसॉल्व होना पड़ेगा. क्योंकि अब पार्टनर्स और LLP फॉर्म दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, तो वहाँ पर पार्टनर्स को कुछ हो जाने पर वहाँ पे LLP फॉर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो वैसे ही चलती रहेगी. और अब सेपरेट लीगल एंटिटी के होने का मतलब ये भी है कि हम LLP को जब भी किसी LLP फॉर्म को किसी को सू करना हो या किसी को LLP फॉर्म के ऊपर सूट फाइल करना हो तो उस केस में वहाँ पर जो दूसरा मेंबर है वो हमेशा LLP के नाम पर वहाँ पर सूट फाइल करेगा, ना कि उनके पार्टनर्स के नाम पर. क्योंकि हमने देखा कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वहाँ पर LLP का जो भी नाम होगा XYZ LLP के नाम पर ही जो है वो सूट फाइल होगी, ना कि उसके पार्टनर्स के नाम पर. लेकिन अब ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होता. नो सेपरेट लीगल एंटिटी है. यहाँ पर हम पार्टनरशिप फॉर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते. पार्टनरशिप विल एंड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो ही डिसॉल्व करना पड़ेगा, हमें उसी को डिसॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर. और यहाँ पर कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ पार्टनर्स. यहाँ पे पार्टनर्स जो हैं वो, क्योंकि अब कोई डिफरेंस ही नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए वहाँ पर जो मेंबर्स हैं जो पार्टनर्स हैं वो अपने नाम पे भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं. लेकिन ऐसा प्रिविलेज यहाँ पर LLP के केस में नहीं होता. यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ LLP फॉर्म के नाम पर ही कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर LLP जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सेपरेट नहीं है. तो कोई फ़र्क ही नहीं है वहाँ पर कि हम यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करें या पार्टनर्स के नाम पर, क्योंकि दोनों एक ही एंटिटी है. नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. अब लायबिलिटी यहाँ पर हमने LLP के नाम में ही हमने देखा वहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड होगी पार्टनर्स की. लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर फ्यूचर में कोई डेट्स अराइज होते हैं तो उसमें पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनसे वो डेट जो है वो पे ऑफ होंगे. तो ऐसा LLP फॉर्म में नहीं होता. जितना कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने LLP फॉर्म में दिया है वो सिर्फ उतने के लिए ही लायबल होते हैं.
लेकिन ऐसा पार्टनरशिप फर्म में के केस में नहीं होता। वहाँ पर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, कि इसका मतलब है कि पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट भी सेल करने पड़ेंगे, लेकिन उनको डेट वहाँ पर जो है वो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसमें उनके जो पर्सनल एसेट हैं वो ही उनसे ही उनको पे ऑफ क्यों ना करना पड़े। तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, और इसी की यही लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एलएलपी बनाया गया, जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती थी। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पर। अब एलएलपी फॉर्म के अंदर एवरी पार्टनर इज नॉट एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। यहाँ पर जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के लिए एज एजेंट काम नहीं करता एलएलपी फॉर्म के केस में। लेकिन अब यहीं पार्टनरशिप फॉर्म के केस में एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। एक जो पार्टनर है वो बाकी सारे पार्टनर्स के लिए, जितने भी उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं, उन सारे पार्टनर्स के लिए एज एजेंट काम करेगा। तो ऐसा सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, ऐसा एलएलपी फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस। अब एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, अब हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही एलएलपी फॉर्म में जो लीगल कंप्लायंस होगी, जो भी लीगल ऑब्लिगेशन होगा, वो यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म के केस में लीगल कंप्लायंस जो है वो एवरी पार्टनर को कंप्लीट करना पड़ेगा। वहाँ पर सारे ही पार्टनर्स जो हैं उन सभी की लीगल ऑब्लिगेशन मानी जाएगी, लेकिन एलएलपी के केस में सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही वो सारी लीगल कंप्लायंस के लिए ऑब्लिगेटेड होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे ऑडिट एंड रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर। अब एलएलपी फॉर्म में ऑडिट कैसे होगा, यहाँ पे एक कंडीशन है कि टर्नओवर और कैपिटल के बेसिस पर देन ऑडिट इजंट रिक्वायर्ड। अगर टर्नओवर जो है वो एक्सीड नहीं करता 40 लाख रुपीज़ से, और यहाँ पर कैपिटल जो है वो एक्सीड नहीं कर 25 लाख से, तो फिर उस केस में यहाँ पर एलएलपी फॉर्म का ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, लेकिन अगर यहाँ पर टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ और कैपिटल 25 लाख से ज़्यादा नहीं हुई, तो फिर उस केस में यहाँ पर ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है एलएलपी फॉर्म को। वैसे ही अब पार्टनरशिप के केस में एनुअल टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो फिर यहाँ पर ऑडिट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से, तो फिर यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म को ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं होता किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का, लेकिन वहीं यहाँ पर हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है एक एलएलपी फॉर्म का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो कौन फाइल करेगा एलएलपी या पार्टनरशिप फॉर्म में से। तो अब एलएलपी में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है और एनुअल रिटर्न जो है वो यहाँ पर एलएलपी फर्म को फाइल करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। लेकिन अब यही पार्टनरशिप फॉर्म के केस में डजंट रिक्वायर टू फाइल। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म का कुछ भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल्दो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करेगी ही, लेकिन उसको वहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि वो उनको फाइल भी करे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। लेकिन ऐसा एलएलपी के केस में नहीं होता, वहाँ पर उनको एनुअली जो है एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो है वो फाइल करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो ऐसे ही ये डिफरेंसेस थे एलएलपी एंड पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में। अब हम यहाँ पर एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इसको डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंशिएट करके देख लिया है कि कैसे अलग है पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म्स होती थी वो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म से। तो अब नेक्स्ट हम इसका इनकॉर्पोरेशन देखते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, कि कैसे एक एलएलपी फॉर्म जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है, कैसे स्टार्ट होती है। तो अब हम इसको 5 पॉइंट्स में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ एलएलपी। तो अब इस केस में यहाँ पर नेम की बात हो रही है कि हम अपनी एलएलपी फर्म जो भी हम फॉर्म करने जा रहे हैं उसका हम क्या नाम रखेंगे।
तो अब इसमें क्या है कि शेल हैव एलएलपी एज लास्ट वर्ड, मतलब कि जो भी एलएलपी फॉर्म होगी उसमें जो भी एलएलपी फॉर्म का नाम है उसके लास्ट में एलएलपी आना चाहिए या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एलएलपी फॉर्म का नाम XYZ है तो यहाँ पर XYZ के आगे LLP लगा होना चाहिए, XYZ LLP या फिर XYZ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ऐसा ही नाम होना चाहिए किसी भी LLP फॉर्म का। और यहाँ पर अब वो जो भी नाम होगा वो तो अभी आपने नाम रखा है उस LLP फॉर्म का, तो अभी इस पॉइंट पर जब आप नाम रख रहे हैं अपनी फॉर्म का तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो नेम होगा वो सिर्फ एक प्रपोज्ड नेम होता है, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ होता, वो लेटर ऑन अप्रूव होता है। तो अभी आपने जो प्रपोज नेम रखा है वो उसकी अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कि वो जो नाम उसने सोचा है किसी भी एलएलपी फर्म ने कि XYZ LLP, तो ये किसी और फर्म का तो नाम नहीं है, वो किसी दूसरे फर्म के नाम से आइडेंटिकल तो नहीं है, सेम तो नहीं है दो नाम, और कोई अनडिज़ायरेबल नेम तो नहीं है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनडिज़ायरेबल नेम्स की जो लिस्ट है उसमें कहीं उस LLP फर्म का नाम आ तो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ चेक करना होता है। तो अभी वो बाद में चेक होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसको चेक करती है कि जो भी LLP फर्म कोई भी पर्सन जो है अगर वो रजिस्टर करवाने आया है तो उसका जो नेम है वो या एक तो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए और दूसरा वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए कि उससे किसी और फर्म की रिजेम्बलेंस होती हो, किसी और फर्म का पता चलता हो, या फिर कोई आइडेंटिकल नेम हो दूसरी ही LLP फर्म से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो यूनिक नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस नेम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन एवरी डॉक्यूमेंट। अब जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है अगर उसको ऐसा लगता है कि वो जो नेम है वो यूनिक है, कोई भी आइडेंटिकल नेम नहीं है उससे रिलेटेड या कोई नहीं रहा है किसी और फर्म की रिजेम्बलेंस वो नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो उस नेम को अप्रूव कर देती है और वो जो प्रपोज्ड नेम था वो अप्रूव हो जाता है। और जब वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद XYZ LLP जो भी नाम हमने रखा है वो नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्ट्रेशन नंबर, सारे ही LLP के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, इनवॉइसेस हो गए या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो होना कंपलसरी हैं। मतलब लेट्स से कोई भी इनवॉइस है तो उसके ऊपर यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन होना चाहिए किसी भी LLP का, उसका नाम वहाँ पे होना चाहिए इनवॉइस के ऊपर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो अब इसका रजिस्टर्ड ऑफिस और रजिस्ट्रेशन नंबर हम अभी आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने नेम देखा कि अब इनवॉइस के ऊपर जो भी नेम अप्रूव हो गया है वही नाम हर इनवॉइस और एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द LLP के ऊपर होना चाहिए। तो अब ये हमने नेम अप्रूव करवा लिया LLP का। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब अभी सिर्फ हमने नेम अप्रूव कराया था, अब बारी आती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो अब वो डॉक्यूमेंट कौन से होंगे? प्रपोज्ड नेम बिजनेस, तो अभी क्योंकि इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है कोई भी LLP फॉर्म तो अभी वो प्रपोज्ड नेम ही है, एंड बिजनेस एड्रेस ऑफ LLP एंड पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अब यहाँ पर जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक तो प्रपोज्ड नेम होना चाहिए जो हमने ऊपर डिसाइड किया है, और उसमें बिजनेस होना चाहिए, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, उसमें मेंशन LLP क्या बिजनेस करना चाहती है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है उस LLP का, तो ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। और क्या क्या होना चाहिए? एड्रेस ऑफ LLP एंड पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब वहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा LLP का वहाँ पर उसका एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर्स का एड्रेस होना चाहिए और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी एड्रेस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ताकि कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, कोई भी आगे अगर फ्यूचर में ये बिज़नेस करेगी LLP फॉर्म तो फिर क्या कम्युनिकेशन एड्रेस होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है रजिस्टर्ड ऑफिस का और पार्टनर्स का भी और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी, साइंड बाय CA CS और एडवोकेट्स एट्सेट्रा। और अब आप इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को साइन करवा सकते हैं CA से या फिर CS से।
चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर किसी भी एडवोकेट से आप उसको साइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर कोई भी जनरल पब्लिक जो है वो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो चेक कर सकती है, उसे देख सकती है, इसीलिए इसको हम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एक नॉमिनल फीस देकर वहाँ पर कोई भी जनरल पब्लिक जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है एलएलपी का वो चेक कर सकती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फाइल्ड विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर फाइल करनी होती है, मेंशनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलएलपी इफ नॉट कंप्लाइड। मतलब अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल करनी होती है, जिसमें क्या मेंशन होगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलएलपी, जिसमें कोई भी अगर रिक्वायरमेंट्स हैं एलएलपी की तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट में मेंशन्ड होनी चाहिए अलॉन्ग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। और अगर कोई भी एलएलपी जो है अगर वो ये सारी चीज़ों पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पे कंप्लाई नहीं करती है, मतलब उनको फॉलो नहीं करती है, तो फिर यहाँ पर उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ का, वो मिनिमम 10,000 रुपीज़, और वो फ़ाइन जो है वो 5 लाख रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो इसीलिए ये कंप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक एलएलपी फर्म का इनकॉर्पोरेशन से पहले, कि वहाँ पर उसका प्रपोज नेम, नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए सबका वहाँ पर, और उस डॉक्यूमेंट का साइन भी होना इम्पॉर्टेंट है किसी भी सीएस या फिर एडवोकेट से। और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो इसमें सारी जो ट्रू एंड फेयर व्यू ही होना चाहिए वहाँ पर एलएलपी फर्म का। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलएलपी मेंशन्ड होंगी वो भी आपको इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। और उसमें अगर आप ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर कंप्लाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर फ़ाइन हो सकता है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम रुपीज़ 5 लाख तक का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे किसी भी एलएलपी फर्म का रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं हम, तो अब ये प्रोसीजर कैसे होगा, इफ़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स फेयर, मतलब कि अब जो भी ऊपर हमने बात करी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एलएलपी फर्म को फाइल करने थे आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तो अगर यहाँ पर इस स्टेज पर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करती है और उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगते हैं, वैलिड लगते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पर द एलएलपी विल बी रजिस्टर्ड विद इन 14 डेज। तो फिर उस केस में यहाँ पर एलएलपी को जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो रजिस्टर कर देगा विद इन 14 डेज़ के अंदर 14 डेज़ में ही वो एलएलपी फॉर्म जो है वो रजिस्टर हो जाएगी, अगर यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वैलिड आइडेंटिफाई करती है यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। तो अब यहाँ पर उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है एलएलपी फर्म को। तो अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि ये एक बर्थ सर्टिफिकेट है एक एलएलपी फर्म के लिए, जैसा कि हम एक कंपनी के केस में देखते थे, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता था उसको हम बर्थ सर्टिफिकेट मानते थे किसी भी कंपनी का, वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है एलएलपी फर्म को और उसे हम एलएलपी फर्म का बर्थ सर्टिफिकेट मानते हैं। और यहाँ पर उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एलएलपी आयन होता है, मतलब वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाता है जिसको हम एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि उस पॉइंट से कोई भी एलएलपी फर्म जो है उसका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन में ही हमने देखा कि कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट देख रहे हैं हम, जो ऊपर हमने यहाँ पर इशू कर दिया है एलएलपी फर्म को। तो अब एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट एलएलपी इज रजिस्टर्ड एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कंक्लूसिवनेस पे बात कर रहा है कि क्या एक्चुअल पर्पस है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। तो इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है इसको हम एक एविडेंस मानते हैं कि ये एक एविडेंस है किसके लिए, कि एलएलपी फर्म जो भी है वो रजिस्टर्ड फर्म है अब,
और अब कोई भी वो बिजनेस कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन का होना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर लीगल इन्फोर्समेंट जो है वो तभी होगी जब यहाँ पर वो रजिस्टर्ड होगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, तभी कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। इसीलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि ये एक एविडेंस है कि अब जो एलएलपी फॉर्म है वो रजिस्टर्ड है, और अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनीज जो है वो एलएलपी फॉर्म के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब क्या इफेक्ट पड़ता है इनकॉर्पोरेशन का, तो यहाँ पर एलएलपी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब कोई भी जब एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि तब से हम एलएलपी को मान लेते हैं कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है, और उसकी परपेचुअल सक्सेशन है। जैसे किसी कंपनी की होती है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, और उसकी परपेचुअल सक्सेशन है कि वो अनफॉरसीनेबल फ्यूचर के लिए चलती रहेगी। कैन सू एंड कैन बी सूड। अब इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर कोई जो दूसरी फर्म्स हैं वो एलएलपी फर्म को सू कर पाएंगी, और यहाँ पर एलएलपी फर्म जो है वो दूसरी फर्म को भी सू कर सकती है। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। अब यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि कोई भी जो दूसरी फर्म्स हैं वो एलएलपी फर्म को कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। कोई भी ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेज विल कम टू दिस एड्रेस, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एलएलपी का जो हमने ऊपर मेंशन किया है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और कुरियर। अब यहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एलएलपी का, उसी पर सारी कम्युनिकेशन और नोटिसेज आएंगे, और कॉरेस्पॉन्डेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के थ्रू भी आ सकती है, ईमेल्स के थ्रू भी आ सकती है, जैसा भी पार्टनर्स में अग्री हुआ है कि हम क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे, या फिर कुरियर्स के थ्रू भी आ सकती है। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर अब मान लेते हैं किसी भी एलएलपी फर्म को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करवाना है, तो फिर उस केस में यहाँ पर एलएलपी फर्म को सारे ही पार्टनर्स की कंसेंट से पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 21 डेज़ का। अगर वो अपना ऑफिस जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रही है, और उसको ऐसा फॉर्म 15 में करना पड़ेगा, और उसको एक 21 डेज़ का पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा। और एक नोटिस यहाँ पर किसी भी एलएलपी फर्म को आरओसी को भी देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी देना पड़ेगा, और यहाँ पर एलएलपी फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है कि हम जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और उसको ऐसा फॉर्म 15 के अंदर ही फाइल करना पड़ेगा कि अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एलएलपी फर्म जो है वो शिफ्ट हो रही है, तो उसे एक पब्लिक नोटिस 21 डेज़ का और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पर पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स एलएलपी। अब यहाँ पर अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर एलएलपी का कोई भी इम्प्रॉपर यूज़ होता है, इनअप्रोप्रिएट यूज़ होता है किसी भी एक पर्सन के द्वारा, तो फिर उस केस में यहाँ पर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि अ फाइन ऑफ ₹50,000 होगा, जो कि 5 लाख रुपीज़ तक का भी हो सकता है। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर यूज़ करने पर भी एलएलपी जो वर्ड है इसका इम्प्रॉपर यूज़ करने पर भी यहाँ पर पेनल्टी है कि आपकी फर्म को काम कोई और करती है, कुछ और काम है उस फर्म का, लेकिन आपने उस फर्म के एंड में एलएलपी वर्ड का यूज़ किया हुआ है, तो फिर उसमें आपको यहाँ पर फ़ाइन पे करना पड़ेगा मिनिमम 50,000 रुपीज़ का, जो कि 5 लाख रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो अब ये हमने देखा कि कैसे एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी फर्म होता है, कैसे एक एलएलपी फर्म जो है वो एक्चुअल बिजनेस कर पाती है। तो आई होप अब आप एलएलपी के ये दोनों प्रोविजंस जो हैं वो समझ गए होंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।